नेबुला के नाम से जानते हैं। तो हम सभी चलते हैं सोलर सिस्टम की रोमांचक यात्रा पे और मिलते हैं सोलर सिस्टम के हेड से यानी सन से। ये सन की 2003 की एक्सरे फिल्टर्ड इमेज है जिसे हमें नासा ने प्रोवाइड किया है। और पृथ्वी से बैठकर हम सभी ये सोचते हैं कि सन अपने स्थान पर स्थिर होगा, लेकिन वास्तविकता ये बिल्कुल परे है। ये अपने स्थान पर स्थिर नहीं और इसका जो बीच वाला पार्ट है इक्वेटोरियल प्लेन वो ज्यादा तेजी से मूव करती हुई नजर आती है इसके साउथ और नॉर्थ पोल की अपेक्षा। तो बाहरी सतह को कोरोना बोला जाता है और बाहरी सतह की तापमान की बात की जाए तो ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। वही कोर का तापमान है 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इस पे कोई भी चीज सॉलिड अवस्था में नहीं है और इसका जो 99.45% हिस्सा है वो सन में ही समाहित है। तो हम सभी को लगता है कि सन का जो लाल वाला हिस्सा है वो ज्यादा गर्म हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आप चमकता हुआ हिस्सा देख रहे हैं वो ज्यादा गर्म है लाल और पीला की अपेक्षा। तो इसका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? जब 4 हाइड्रोजन हीलियम आयन का प्रोडक्शन करते हैं यानी नाभिकीय संलयन करते हैं तब हमें सोर्स ऑफ एनर्जी मिलता है। और यही सोर्स ऑफ एनर्जी पृथ्वी पे आने में 8 मिनट 13 सेकंड से 20 सेकंड टाइम लेती है। तो यह प्रश्न उठना लाजमी है कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह, उस ग्रह की परिभाषा क्या है। तो अगर इस गोले को 2 मीटर व्यास वाला मान लिया जाए तो हमारी पृथ्वी है 30 नंबर पे, तो बिल्कुल ही 2 सेंटीमीटर के आसपास हमारी पृथ्वी होगी। शुरू के 4 प्लैनेट क्या है? मिनरल और रॉक है, जिन्हें हम इनर प्लैनेट के नाम से जानते हैं। जबकि लास्ट 4 प्लैनेट क्या है? आउटर प्लैनेट है जो गैसियस पिंड यानी गैस से मिलकर बने हैं। तो यह प्रश्न उठना लाजमी है कि जो हमारी पृथ्वी है हमारी सन से कितनी गुनी बड़ी या छोटी हो सकती है। तो अप्रॉक्स में 13 लाख गुनी बड़ी है हमारी सन हमारी पृथ्वी से। तो हम सभी चलते हैं सन के सबसे नजदीक के ग्रह से मिलते हैं जिसे हम लोग मरकरी यानी बुध ग्रह के नाम से जानते हैं। ये सन के सबसे नजदीक होने के बावजूद सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह के रूप में नहीं जाना जाता है। वजह क्या है? इसकी तापमान में काफी ज्यादा डिफरेंस है। अगर बात की जाए दिन की तापमान की तो दिन का तापमान है 427 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, वही रात का तापमान है -264 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। और इस ग्राफ पे आप सबसे ज्यादा छोटे छोटे गड्ढे नुमा आकृति देख रहे होंगे। ये गड्ढे नुमा आकृति कब बनते हैं? जब विभिन्न उल्का पिंड एक दूसरे से टकराते हैं तब इन गड्ढों का निर्माण होता है और इन्हें हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। क्रेटर आपको दिखने में काफी छोटे लग रहे होंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है? ये बिहार और झारखंड से भी बड़े हो सकते हैं। और जहां से सनलाइट रिफ्लेक्ट होती नजर आ रही है वो हिस्सा आपको चमकीला दिखाई दे रहा है और जहां से सनलाइट रिफ्लेक्ट होती नजर नहीं आ रही है वो हिस्सा आपको ब्लैक हिस्सा दिखाई दे रहे हैं। और ये सन की मात्रा 88 दिनों में परिक्रमा पूरी कर लेती है और इसकी अपनी एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, यानी अपनी उपग्रह एक भी नहीं है। तो दिन प्रतिदिन की एक और पिंड है और इस पिंड को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो ये सवाल आप सभी के लिए कि ये कौन सा पिंड हो सकता है। तो कौन सा पिंड हो सकता है? ग्रह। तो ये क्या है? हमारी चंद्रमा है जिसे हम सभी बचपन में चंद्रमा के नाम से जानते हैं। तो हम सभी को लगता है कि पूर्णिमा की रात पे पृथ्वी से बैठकर पूरी चंद्रमा को देख लिया, लेकिन वास्तविकता क्या है? जो हिस्सा पृथ्वी से बैठकर हम सभी चंद्रमा का देखते हैं वो हिस्सा ये है ब्लैक वाला हिस्सा जिसे हम लोग मारिया के रूप में जानते हैं। और ये हिस्सा मात्र 59% हिस्सा ही देख पाते हैं और जो 41% हिस्सा नहीं देख पाते हैं वो हिस्सा ये है चमकता हुआ हिस्सा जिसे हम लोग लूनर हेलैंड के नाम से जानते हैं। और इसे देखने के लिए आपको स्पेस जाना पड़ेगा या फिर किसी स्पेस सेंटर जाना पड़ेगा। और बात की जाए भारत ने तो भारत ने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। जो चंद्रयान 1 2014 में पूरी तरह से सक्सेसफुल रही थी। बात की जाए 2019 की चंद्रयान 2 की तो वो 98% के आसपास सक्सेसफुल रही थी। और बात की जाए चाइना ने तो चाइना ने 2 आर्टिफिशियल मून का इजाद भी कर लिया कि अगर भविष्य में किसी कारणवश से इस मून की लाइट चली जाती है तो हम उस मून से क्या कर सकते हैं? स्ट्रीट लाइट के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं फ्यूचर में। तो हम सभी मिलते हैं अगले ग्रह से जिसे हम लोग वेनस यानी शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट और सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट के रूप में से जाना जाता है। वजह क्या है? इसके धरातल पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे अम्ल पाए जाते हैं जो सन की लाइट को हमेशा रिफ्लेक्ट करते हैं और इसे बनाते हैं सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह। तो हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। और ये जो ग्रह है जिसे अर्थ ऑफ द सिस्टर के नाम से जानते हैं ये पूरी तरह क्लॉकवाइज घूमता है और इसका 1 साल इसके 1 महीने के बराबर होता है क्योंकि अपने अक्ष पे ये काफी देर घूमती है। तो जिस तरह हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है 0.03% के आसपास, उसी तरह इस प्लेनेट पे 95% के आसपास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। जिस तरह हम लोग ठंड के दिनों में क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहन लेते हैं ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर बाहर ना जा सके, उसी तरह यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेयर काम करती है और सन की लाइट को हमेशा रिफ्लेक्ट करती है और इसे बनाती है सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह। और इसकी बात की जाए तापमान की तो दिन का तापमान 479 से 520 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मापी गई है और इसका अपना एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है और इसे शाम का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। तो हम सभी मिलते हैं अगले ग्रह से जिसे हम लोग
पृथ्वी के बारे में जानते हैं तो इसके बारे में विशेष बातचीत करेंगे, लेकिन उसके बाद देखते हैं हम सभी का जो अगला ग्रह है जिसे हम लोग मार्स यानी मंगल ग्रह के रूप में जानते हैं। अगर किसी दिन पृथ्वी पे हम सभी 7.5 अरब लोगों को अपना निवास स्थान किसी कारणवश से छोड़ना पड़े इस पृथ्वी से, तो हम सभी का जो अगला घर हो सकता है वह इस प्लेनेट पे संभव हो सकता है। तो आखिर वजह क्या है? वजह बिल्कुल साफ है, इसके पोल पे कुछ बर्फ के टुकड़े पाए गए हैं और 1965 से रेगुलर मिशन भेजे जा रहे हैं, जिसे 7 अमेरिका ने और एक हमारे भारतवर्ष से भेजा था, जिसका नाम है मार्स ऑर्बिटल मिशन यानी मॉम के नाम से जानते हैं। और यह मंगलयान सबसे कम कॉस्ट में भारत के द्वारा भेजा गया था, जो भारत के लिए क्या है काफी गर्व की बात है। इसे जानने के लिए इसका उपयोग हम लोग भविष्य में कर सकते हैं नहीं। तो एक और सैटेलाइट इमेज आपको दिखाते हैं और इस सैटेलाइट इमेज को देखकर लग रहा होगा कि एक संरचना है जो बिल्कुल उभरी हुई है। और इस संरचना की बात की जाए तो हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुनी ज्यादा इसकी ऊंचाई है और इसका नाम दिया गया है निक्स ओलंपिया फिर ओलंपस माउंट के नाम से जानते हैं। और ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है जिसकी ऊंचाई 26 किलोमीटर के आसपास है। तो एक और सैटेलाइट इमेज आपको दिखाते हैं और इस सैटेलाइट इमेज को देखकर लग रहा होगा कि नदी है जो किसी कारण सूख चुकी है। और इस नदी की लंबाई की बात की जाए तो ये 4000 किलोमीटर के आसपास है और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो ये 20 किलोमीटर के आसपास है। और इसके 2 नेचुरल सैटेलाइट है, फोबोस और डीमोस। और बात की जाए तो इसे रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं। वजह क्या है? यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक है। तो हमसे मिलते हैं अगले ग्रह से जिसे हम लोग जुपिटर यानी बृहस्पति के नाम से जानते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट के रूप में से जाना जाता है और यहाँ पे विभिन्न रंग एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, जो बतलाते हैं कि यहाँ सालों भर आंधियां चलती है। और इस आंधियों की औसत चाल बात की जाए तो ये 400 से 500 किलोमीटर पर से चलती है। तो यहाँ पे भी क्या है, जीवन जीना मुश्किल है। तो आखिर से सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट के रूप में क्यों जाना जाता है, तो चलते हैं इसके गर्तों और पता करते हैं। तो आप सभी के सामने एक साइक्लोन दिखाई दे रही होगी। ये साइक्लोन इस ग्रह पे कम से कम 300 सालों से चलता हुआ आ रहा है और साइंटिस्ट इस पे 100 सालों से रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है द ग्रेट रेड स्पॉट ऑफ जुपिटर यानी जुपिटर की लाल आग कहते हैं। और ये साइक्लोन इतनी बड़ी है कि हमारी जैसी 3 पृथ्वी इस साइक्लोन में समा सकती है। अगर ये साइक्लोन ही इतनी बड़ी है तो हमारा सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर वो कितनी बड़ी हो सकती है, तो इतनी बड़ी हो सकती है कि इसमें अप्रॉक्स में 1400 पृथ्वियां समा सकती है। इसीलिए इसे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट के नाम से जानते हैं, जुपिटर यानी बृहस्पति। और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर ड्रॉपलेट्स की मात्रा अत्यधिक है। तो हम सभी मिलते हैं अगले ग्रह से जिसे हम लोग सैटर्न यानी शनि ग्रह के रूप में जानते हैं। तो हम सभी ने सैटर्न को अपने किताबों में जरूर देखा है। तो हम सभी पाते हैं कि इसके चारों तरफ गोलाकार छल्ले पाए जाते हैं, रिंग्स बोलते हैं, जो 7 होते हैं। वो रिंग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वजह क्या है? वजह बिल्कुल साफ है, यहाँ पे 2D प्रोजेक्शन लगा हुआ है जिसकी वजह से वो रिंग नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बात की जाए इस ग्रह की तो यह ग्रह इतना हल्का है कि अगर इसे किसी दिन पानी पे रखना संभव हुआ तो ये पानी पे भी तैरने लगेगा। इसे फ्लोटिंग ग्रह और मार्स प्लेनेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस के अधिक है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा है, हरा है, पीला है या फिर ऊपर में आप सफेद देख सकते हैं। इसके टोटल 62 उपग्रह हुआ करते थे, अभी 20 उपग्रह की खोज हो गई और इसकी वजह से ये सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा इसका क्या है उपग्रह है। टोटल हो गया है 82 उपग्रह और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, जो हमारे बुध ग्रह के बराबर है। तो हम सभी मिलते हैं अगले ग्रह से जिसे हम लोग यूरेनस यानी अरुण ग्रह के नाम से जानते हैं। तो जिस तरह हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये भी अपने अक्ष पे 95 डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है, इसलिए इसे लेटा या फिर सोया हुआ ग्रह के नाम से जानते हैं। तो इसके सरफेस पे आप गौर कीजिएगा, आपको कहीं कहीं व्हाइट पट्टियां नजर आएगी, जो बतलाती है, इस बात की संकेत देती है कि जिस तरह हमारे पृथ्वी पे वायुमंडलीय चेंज होती है, उसी तरह इस प्लेनेट पे भी वायुमंडलीय चेंज होने की संभावना हो सकती है। तो हमसे मिलते हैं कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम जिसे हम लोग नेपच्यून यानी वरुण ग्रह के नाम से जानते हैं। ये सन से काफी दूरी पे स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ पे सन की लाइट कभी नहीं पड़ती है। और इसके सरफेस पे आप गौर कीजिएगा, आपको कहीं कहीं मोटी मोटी चादरें बिछी हुई नजर आएगी, जो इस बात के संकेत देती है कि यहाँ सालों भर क्या रहती है, बर्फ की मोटी मोटी चादरें बिछी रहती है। और साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि इस पे हीरो की नदियां बहती है। तो कोई जाना चाहेगा मुजफ्फरपुर से बड़ा होकर? सबको भेज देंगे तो कर देगा कौन, ये भी बात है। उत्तर प्रदेश वाला खरीद ले। उत्तर प्रदेश, पटना वाला जी हाँ। चलो, तो जो कौन कौन जाना चाहता है? सारा मुजफ्फरपुर जी। ऑक्सीजन सप्लाई करवा दीजिए। तो बात की जाए तो ये क्या है
ये इतना ज्यादा ठंड है कि अगर कोई व्यक्ति इसके 10 लाख किलोमीटर के रेडियस में भी जाएगा तो वो बर्फ के कारण जम जाएगा। और बात की जाए तो आज तक इसके सरफेस पे कोई व्यक्ति पहुंच नहीं पाया। वजह क्या है? और कोई व्यक्ति जन्म के साथ चलना भी शुरू कर दे तो उसे पहुंचने में कम से कम 600 साल लग सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है पूरे लाइफ में। तो 2006 के पहले हमारे पास एक और प्लेनेट हुआ करता था जिसका नाम है प्लूटो यानी यम ग्रह। और यम ग्रह को 2006 के बाद ग्रह की बिरादरी से अलग कर दिया गया। वजह क्या था? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 के बाद ग्रह की परिभाषा बदल दी, जिसकी वजह से ये ग्रह को अब बौने ग्रह यानी डॉर्फ प्लेनेट के रूप में जानते हैं। तो इसके निचले हिस्से पे आप गौर कीजिएगा, ये काफी ज्यादा आपको सफेद नजर आ रहे हैं, जो बतलाते हैं कि किसी भी स्पेस सेंटर के पास, जैसे इसरो, नासा या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, किसी के पास इसकी अच्छी इमेजेस नहीं है। तो अगर भविष्य में कभी अच्छी इमेजेस आती है तो आप हमारे स्पेस सेंटर में आकर देख सकते हैं। तो हम सभी चलते हैं अपने घर की ओर। हमारी पृथ्वी सबसे खूबसूरत, सबसे लुभावनी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे निवास स्थान है, हम सभी का यहाँ पे घर है। तो बात की जाए इसके कलर की तो सफेद कलर दर्शाते हैं आइस क्लाउड और वाटर को। वही अगर ग्रीन कलर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट लैंड को दर्शाते हैं। वही अगर नीला कलर की बात की जाए तो समुद्री जल को दर्शाते हैं। वही अगर पीला और भूरा कलर की बात की जाए तो ये पर्वतीय, पठारी और रेगिस्तानी वाले क्षेत्रों को दर्शाते हैं। तो हम सभी को पता होगा हमारी पृथ्वी पे जो पानी का प्रतिशत है वो कितना है? 71% के आसपास है। लेकिन हमें चारों तरफ से एक मैसेज, एक संदेश आती है, सेव वाटर सेव लाइफ। तो वजह क्या है? वजह बिल्कुल साफ है। अगर इस पूरे पृथ्वी के पानी को हम लोग 100% मान ले तो जो पीने वो पानी है वो मात्र 3% के आसपास है। और जो 2% आप जो व्हाइट पट्टियां देख रहे हैं वो क्या है? ग्लेशियर पे बर्फ के रूप में जमे हुए पानी है। तो आप यहाँ पे कभी कभी पे यहाँ पे स्पेस आप देख सकते हैं, 2 स्पेस देख सकते हैं, सभी को दिखाई दे रहा है स्पेस। तो इस बात के संकेत देती है कि ग्लेशियर पे भी बर्फ पिघलना शुरू हो गया है। तो पीने जल, मीठा जल कितना उपलब्ध है इस पृथ्वी पे? तो मात्र 1% से भी क्या है? मीठा जल कम उपलब्ध है। 2011 सेंसस के अनुसार देखा जाए तो 7 अरब लोग रहते थे, अब 7.5 अरब लोग हो गए हैं। और उसे पीने के लिए मात्र 1% से भी क्या है? मीठा जल कम उपलब्ध है। अगर हम पानी का इस्तेमाल अभी अच्छे तरीके से नहीं कर पाए तो हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो पानी के संकट के कारण क्या कर सकती है? 3rd वर्ल्ड वार कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे मैगजीन आर्टिकल लिखते हैं। और बात की जाए बिहार की तो साउथ बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं वहाँ पे गर्मी के दिनों में वाटर स्कार्सिटी का काफी ज्यादा सामना करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है? अथक प्रयास करना है, सामूहिक प्रयास करना है कि पानी का इस्तेमाल अच्छे तरीके से हो। तो पानी आते कहाँ से है उस पर एक नजर डाले। तो नीचे कुछ लिखा हुआ है सेट IR डेट और टाइम। तो सैटेलाइट है नासा की और ये सेंटर सीधा नासा से कनेक्टेड है। तो हम सभी चलते हैं आज के डेट में। तो डेट हमारी कितनी है? 29 दिसंबर सुबह 6 बजे तक अपडेट है। और विश्व के अलग अलग हिस्से में कैसे बादलों का फॉर्मेशन हो रहे हैं अंतरिक्ष से, ये आप आसानी से देख सकते हैं। तो हम सभी चलते हैं भारत में और भारत में पिछला 1 सप्ताह का रिकॉर्ड दिखाते हैं। तो ये हमारी भारत है और भारत का जो पिछला 1 सप्ताह का रिकॉर्ड है ये देखिए आप। तो भारत का जो दक्षिणी हिंद महासागर का क्षेत्र है जहाँ पे श्रीलंका है वहाँ पे देखिए काफी ज्यादा बादलों का बहाव हो रही है। चलिए ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं भारत का जो दक्षिणी हिंद महासागर का क्षेत्र है वहाँ पे काफी ज्यादा बादलों का फॉर्मेशन हो रही है। और भारत कुछ बादल आप उत्तर भारत में भी देख सकते हैं। तो आपको एक साइक्लोन दिखाते हैं अंतरिक्ष से, हमें वो साइक्लोन आखिर कैसी नजर आती होगी। तो हम सभी चलते हैं मिड पैसिफिक ओशियन में। तो सभी को पता है मिड पैसिफिक ओशियन कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्या है? हमारा इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया के ऊपर मिड पैसिफिक ओशियन और जापान और ये यहाँ पे सिंगापुर का क्षेत्र है। और उसके बीच में एक देखिए काफी ज्यादा साइक्लोन बनता हुआ नजर आ रहा है सभी को। और उसके बीच में काला धब्बा भी देख सकते हैं और उसे बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। और ये हमें अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता है उसका एक अवलोकन है। तो विश्व के अलग अलग हिस्से में आप बादलों का फॉर्मेशन देख सकते हैं कि अलग अलग महादेश में बादल आखिर किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारी बादलों के साथ नजर। तो आप सभी नजर डालें बिना बादलों के साथ पृथ्वी पे। तो हमारी पृथ्वी बिना बादलों के साथ बेहद खूबसूरत और शानदार नजर आती है। लेकिन यह प्रश्न उठना लाजमी है कि क्या हम मनुष्य ने अपनी पृथ्वी को खूबसूरत और शांत रहने दिए हैं? तो आंसर मिलता है बिल्कुल नहीं। तो वजह क्या है? वजह बिल्कुल साफ है। इस पृथ्वी पे 7.5 अरब लोगों ने मानव तांडव मचा दिया। जहां जाता है प्लास्टिक का उपयोग करता है, कचरा फैलाता है, जिसकी वजह से इस धरती का तापमान आने वाले दिनों में कम से कम 4 से 5 डिग्री बढ़ने की संभावना हो सकती है। और लोगों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम मनुष्यों ने इतना प्लास्टिक समुद्र में फेंक दिया है कि उस प्लास्टिक से कम अपनी पृथ्वी को 4 से
5 बार आसानी से बांध सकते हैं। तो हमने कितना प्लास्टिक का उपयोग कर लिया है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना है, नगण्य करना है, ताकि जिस तरह की तापमान अभी बनी इस धरती पे आने वाले जनरेशन को ऐसा ही तापमान मिल सके। तो हम सभी चलते हैं समुद्र की ओर और देखते हैं समुद्र में क्या होती है। तो समुद्र का हम सभी नीला पानी देख पाते हैं, लेकिन समुद्र के निचले हिस्से में हमेशा दो तरह की धाराएं चलती है। एक होती है ठंडी जलधारा, एक होती है गर्म जलधारा। तो जो लाल वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है वो क्या है, गर्म जलधारा को बतलाती है, और जो हरी और पीली है वो क्या है, ठंडी जलधारा को बतलाती है। और विश्व के अलग अलग हिस्से में एक दूसरे से मिलते हैं, और जिस जगह पे मिलते हैं उस जगह पे क्या होते हैं, मछली पकड़ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं। और विश्व का जापान और चाइना देश है, वहाँ पे मछली का प्रोडक्शन और कंजप्शन सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ठंडी और गर्म जलधारा एक दूसरे से आसानी से मिलती हुई नजर आती है। तो आखिर समुद्र में ऐसी कौन सी फिजिकल एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से सुनामी आती है। तो हम सभी मिलते हैं विश्व की सबसे बड़ी सुनामी से, जो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पे 26 दिसंबर 2004 को आई थी। तो वो हमें अंतरिक्ष से कैसा नजर आता है, उसका एक 52 घंटे का यहाँ पे डेटा सेट है, और इस 52 घंटे में कम से कम 1,60,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और इसने कम से कम 14 देशों के कोस्टल एरिया को हिट किया था। और इसका प्रभाव कहाँ तक देख सकते हैं, हमारा जो दक्षिणी ध्रुव है यानी साउथ पोल है वो भी अछूता नहीं था। तो नेचर ने क्या किया है, नेचर ने हमें एक मैसेज, एक संदेश दिया है कि अगर कोई नेचर के साथ खिलवाड़ करेगा तो हमें अपने तरीके से रिटर्न गिफ्ट देगी, वो भी मौत। तो नेचर ने जैसी हमारी पृथ्वी को बनाया है वैसी पृथ्वी रहने देना है, ताकि भविष्य में इस तरह की सुनामी का संकट का सामना ना करना पड़े। तो दिन प्रतिदिन की एक और घटना है, और इस घटना को समझते हैं। तो ये सवाल आप सभी के लिए कि आखिर ये क्या हो रही है। पृथ्वी के एक हिस्से में हो रही है दिन, तो दूसरे हिस्से में हो रही है। तो ये रात में क्या चमक रहे हैं, तो हमारे द्वारा उपयोग क्या है, लाइटें हैं, जो बतलाती है कि यहाँ पे मानव सभ्यता का क्या हो रही है, विकास हो रही है। तो हम सभी क्या करते हैं, कुछ देर के लिए सन की लाइट को झांकते हैं और अंतरिक्ष से देखते हैं कि रात के समय में हमारी भारत, हमारी दुनिया कैसी नजर आती होगी। तो ये हमारी भारत है, और भारत का जो राजस्थान का क्षेत्र है या फिर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जो जंगली इलाके हैं वहाँ पे क्या है, लाइट की डेंसिटी काफी कम है, जो बतलाती है, इस बात के संकेत देती है कि यहाँ पे लोगों का डेवलपमेंट काफी कम हुआ, या फिर जो लोग बसे हैं उन तक लाइट नहीं पहुंच पाई है। तो एक और महादेश लेकर चलते हैं। तो ये कौन सा महादेश है, छिपकली का गारोली, यूरोप का क्षेत्र है, और यहाँ पे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली ये सब का क्षेत्र है, और इंडिया से ज्यादा लाइटेड है, जो बतलाती है कि इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, और यह सारे क्या है, डेवलप कंट्री है। और ये हमारा कौन सा महादेश है, अफ्रीका महादेश है, और जहाँ पे लाइट की डेंसिटी काफी कम है वहाँ पे सहारा डेजर्ट पाए जाते हैं। और अपने राइट साइड में देखिए एक लाइन दिखाई दे रही है, वो लाइन है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम स्थान, और वो क्षेत्र ज्यादा लाइटेड है। वजह क्या है, प्राचीन सभ्यता नदियों को लाइफ लाइन मानती थी, जिसकी वजह से वो इलाका क्या है, लाइटेड है। और ये हमारा क्या है, दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है, और जहाँ पे लाइट सबसे ज्यादा है वहाँ पे क्या है, ब्राजील का क्षेत्र है, और जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे क्या है, हमारा अमेजन के रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और विश्व की ये सबसे ज्यादा लाइट वाली डेंसिटी से बात करते हैं महादेश की, तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र है, और सबसे ज्यादा जहाँ पे लाइट है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके ऊपर कनाडा, और अपने लेफ्ट साइड में देखिए तो मैक्सिको का क्षेत्र है। तो हम सभी ने देखा कि जो लाइट है वो लोगों का डेवलपमेंट का इंडिकेटर किस प्रकार है। तो हम सभी अक्सर जीवन में क्या करते हैं, जाम में जरूर फंसते हैं। तो आप सभी भी सेतु पुल पे जाम में जरूर फंसे होंगे। तो आप सभी को लगता है कहाँ से मुड़कर पटना चले जाए। तो जिन्हें भी लगता है कि हमारा आसमान बिल्कुल खाली हो सकता है, तो आज उनका हम भ्रम तोड़ते हैं और देखते हैं क्या हमारा आसमान वाकई में खाली है। तो हम सभी चलते हैं भारत में, और भारत में जो आपको पीली धारियां दिखाई दे रही है वो क्या है, मछली और मच्छर नाव कर क्या है, एरोप्लेन की डेंसिटी को बताती है। और भारत में एक दिन में बात की जाए तो कम से कम 4 से 5 हजार एरोप्लेन वो लैंड और टेकअप करती है। भारत के आज भी 40% पॉपुलेशन ऐसे हैं जो एरोप्लेन का सपना देखते हैं रातों में। अगर ये आपको लग रही होगी तो यहाँ पे नजर डालें और देखिए क्या हो रही है। तो ये हमारा यूरोप का क्षेत्र है, और एक दिन में यहाँ पे कम से कम 60 से 65 हजार एरोप्लेन वो लैंड और टेकअप करती है। बात कीजिए इसके पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो बिहार, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र के पॉपुलेशन को मिला दिया जाए तो उससे भी कम पॉपुलेशन इस महादेश की। वही अगर बात की जाए अफ्रीका में तो 3 से 4 हजार, दक्षिणी अमेरिका में 5 से 6 हजार। वही अगर बात की जाए विश्व की सबसे ज्यादा एरोप्लेन वाली डेंसिटी से, तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र है, और पूरे नॉर्थ अमेरिका में कम से कम 1,27,000 एरोप्लेन वो लैंड और टेकअप करती है। ये संख्या बढ़ और घट भी सकती है। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इतना सारा एरोप्लेन रोज यूज होता है तो एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं है। तो वजह बिल्कुल साफ है,
जिस तरह आप लोग रोड पे चलते हैं तो आपकी कार और बस को कंट्रोल करने के लिए लगे रहते हैं ट्रैफिक लाइट, तो इसे भी कंट्रोल करने के लिए लगे रहते हैं ATC टावर, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, जो इन्हें क्या करती है, रास्ता देती है, इसी वजह से एक दूसरे से टकराते नहीं है। तो इतना सारा एरोप्लेन रोज यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता होगा, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा होगा। तो कितना निकल रहा है एक डेटा के अनुसार समझते हैं। तो ये जो लाल वाला हिस्सा ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड खतरे के निशान से ऊपर जा रही है। और जैसे जैसे हवाएं चलेगी इसका प्रभाव पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में आप आसानी से देख सकते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो विश्व का जो सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूटेड है वो हमारे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है और बिहार की कैपिटल पटना भी है, और आप सभी का मुजफ्फरपुर पे। तो हम सभी के पास इसका निदान क्या है, हम सभी के पास इसका उपाय क्या है। तो जब जब मनुष्यों ने नेचर की ओर रुख किया है, नेचर ने हमें कभी निराश नहीं किया है, क्योंकि हम सभी क्या हैं, नेचर माँ के बेटे और बेटियां हैं। तो नेचर हमेशा हमें प्रोटेक्शन देती है। तो आपको एक महादेश लेकर चलते हैं जिसे हम लोग दक्षिणी अमेरिका के नाम से जानते हैं, और ये इलाका पूरी तरह हरा भरा है। वजह क्या है, यहाँ से इक्वेटर पास होती है और यहाँ सालों भर वर्षा होती है, जिसकी वजह से ये इलाका पूरी तरह क्या है, हरा भरा है, और इसे लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन काल 70 साल जीता है तो अपना जो 40% ऑक्सीजन लेता है वह इसी के जंगलों से लेता है, चाहे वो बिहार का रहने वाला हो या फिर अमेरिका का रहने वाला हो। तो निदान बिल्कुल साफ है, पेड़ पौधे लगाइए और खुशहाली पाइए। तो आप यहाँ से जाते वक्त एक संकल्प लेंगे कि अपने जीवन काल में कम से कम 2 पेड़ पौधे जरूर लगाएंगे, और जो पेड़ पौधे लगे हैं उनका बचाव करेंगे, ताकि जिस तरह की पृथ्वी आपके पूर्वजों ने, आपके दादा दादी ने आपको सौंपी है, वैसी पृथ्वी हम आने वाले जनरेशन को सौंप सके। उम्मीद करता हूँ ये सफर हमारे साथ अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।